IBN 7 हौसला है। कश्मीर में हुए सीरियल आतंकी हमले क्या खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के चलते हुए? क्या खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान से आने वाली आतंकियों की कॉल्स को गंभीरता से नहीं लिया? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कश्मीर में आतंकी हमले से पहले ही खुफिया एजेंसियों के पास काफी सारी जानकारी थी और इसमें यह सामने आ रहा था कि सीमा पार बैठे आतंकी कश्मीर पर हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार बैठे आतंकवादियों और अलगाववादियों के बीच होने वाले सैकड़ों कॉल्स इंटरसेप्ट किए। इनमें से कुछ कॉल्स जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद के माने जा रहे हैं। IBN 7 ने सबसे पहले 25 नवंबर की सुबह यह खबर दिखाई थी। हैरत है कि तमाम खुफिया इनपुट होने के बावजूद सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की साजिश को नाकाम नहीं कर पाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कश्मीर में नई हुकूमत बनने जा रही है जो हम नहीं चाहते। तो फिर बताइए कि हमें क्या करना होगा। POK के साथियों के साथ मिलकर चुनाव में ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जिसकी आवाज से दिल्ली तक हिल जाए। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इनमें से एक आवाज हाफिज सईद की है। बातचीत से साफ है कि हाफिज सईद अपने गुर्गों को दिल्ली को दहलाने का हुक्म दे रहा है। खुफिया एजेंसियों की माने तो जो शख्स लगातार फोन कॉल कर रहा था उसकी आवाज उसी शख्स से बिल्कुल मिलती जुलती है जिसे 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। ये शख्स एक अलगाववादी नेता से कश्मीर और मुंबई जैसे ठिकानों पर हमला करने की बात कर रहा था। साफ तौर से इस बात की हिदायत दे रहा था कि लड़कों को तैयार किया जाए ताकि इस हमले के बाद भारत पूरी तरह से चौंक जाए। IBN 7 ने ही सबसे पहले ये खबर दिखाई थी। IBN 7 ने 25 नवंबर की सुबह 8 बजे आतंकी हमले पर खुफिया अलर्ट के बारे में बताया था। तारीख 25 नवंबर 2014, वक्त सुबह 8 बजे। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से आने वाले कुछ फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया है। सूत्र बताते हैं कि इस फोन कॉल्स में कश्मीर में चुनाव के दौरान अशांति और गड़बड़ी फैलाने की बात करते हुए भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद सुनाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB ने एक हफ्ते में 366 कॉल इंटरसेप्ट किए हैं। इसमें फोन करने वाला शख्स किसी अलगाववादी समर्थक से बातचीत कर रहा है। कुछ कॉल अलगाववादी नेताओं को भी किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में विधानसभा चुनाव के दौरान हिमाचल और पंजाब के रास्ते कुछ फंडिंग पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक फोन करने वाला 26/11 हमले से जुड़ा बताया जा रहा है। इनमें से 5 कॉल में जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद से मिलती जुलती आवाज है। सूत्रों के मुताबिक ट्रेस की गई कॉल में एक शख्स दूसरे से कह रहा है कि चुनाव में कम से कम वोटिंग होनी चाहिए। इस दौरान बातचीत में ये भी पता चला कि 5 आतंकी बॉर्डर पार कर एक मतदान केंद्र तक पहुंच चुके हैं। जिस कॉल में हाफिज सईद की बात होने का दावा किया जा रहा है उसमें वो अलगाववादी नेता से कहता सुनाई दे रहा है कि युवकों का भरोसा जीतो और उन्हें समझाओ कि भारत सरकार उन्हें कुछ नहीं देगी। एक कॉल को लेकर ये भी दावा किया गया कि बकौल हाफिज सईद उसके इशारे पर 300 आतंकी घाटी में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। खुफिया एजेंसियों को आतंकियों की इस साजिश की जानकारी 2 हफ्ते पहले से थी। उन्हें भनक थी कि सीमा पार बैठे आतंकी कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया से बौखला गए हैं और चुनाव के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसके बावजूद आतंकी कश्मीर को दहलाने में कामयाब हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खुफिया एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने के स्तर पर आपसी तालमेल नहीं था? क्या आतंकियों के मंसूबों की जानकारी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को नहीं दी गई थी? क्या खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की बातचीत को गंभीरता से नहीं लिया? अगर पहले से ही हमले की जानकारी थी तो फिर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब कैसे हो गए? ये बातचीत जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के बाद की है, क्योंकि बातचीत में आतंकी पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग का भी जिक्र करते हैं। सीमा पार से किए गए इस फोन कॉल में कॉलर लगातार कश्मीर में बैठे एक शख्स को इस बात के लिए उकसा रहा है कि अगर कश्मीर और भारत के दूसरे राज्यों में इसी तरह शांति बनी रही तो शायद ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो इस बात को लेकर भी परेशान था कि कश्मीर में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज काफी हाई हुआ है, इसका असर उनके खिलाफ हो सकता है।
निशात शमसी, मुंबई, IBN 7। एक तरफ सवाल यह उठ रहा है कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि कितनी तैयारी के साथ आतंकवादी आए थे, कैसे उनका प्लान पूरी तरह बना था। AK राइफल्स उनके पास थी, उनके पास शॉटगन्स थी, उनके पास नाइट विजन बाइनोक्यूलर्स थे, उनके पास रेडियो सेट थे, उनके पास ग्रेनेड थे, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें उनके पास थी। इसकी जानकारी आपको देते हैं। उसका सामान जो उनके पास से मिला है, उसमें आतंकियों के पास से खाने पीने के सामान से ऐसा लगता है कि वो 26/11 हमले की तर्ज पर काफी लंबी लड़ाई लड़ने के मंसूबे से आए थे। मारे गए आतंकवादियों के पास से ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स मिले हैं। इनमें खजूर, बादाम, किशमिश, टॉफियां, ये सब इनके बैग में थी। आतंकी अपने साथ पाकिस्तान में बने बिस्किट लाए थे। सुपर ब्रांड, पाकिस्तान का मशहूर बिस्किट ब्रांड है, वो उसमें है। आतंकी अपने साथ पाव भाजी के भी पैकेट लाए थे और इसके अलावा चिकन अचारी, स्ट्यू कीमा, दाल माश और चिकन कहाड़ी के पैकेट भी, कड़ाही के पैकेट भी आतंकियों के पास मिले हैं। खास बात यह कि सारे पैकेट 2014 के बने हुए थे। इन सब की एक्सपायरी डेट 2015 की थी। खाने के पैकेटों पर लिखा था इन्हें बगैर गर्म किए भी खाया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि 26/11 के हमले के दौरान भी आतंकवादियों के पास ऐसे खाने के पैकेट मिले थे। उस वक्त खाने के ज्यादातर पैकेटों पर मेड इन पाकिस्तान साफ साफ लिखा हुआ था। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी, लखनऊ से हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह, और पाकिस्तान से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के राजनयिक और पाकिस्तान सरकार के पूर्व सलाहकार मुशर्रफ जैदी। सबसे पहले जनरल बख्शी, आपके पास आ रहा हूं यह समझने के लिए कि जो जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास थी वो कितनी स्पेसिफिक थी। ये इंटेलिजेंस फेलियर आपकी नजर में है या नहीं है? देखिए, जो आपने प्ले की हैं यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस जो इंटरसेप्ट हुई हैं, उनसे तो कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं, लेकिन एक जनरलाइज्ड अलर्ट मिलता है कि हाँ, वो कुछ कार्रवाई करने वाले हैं। किस क्षेत्र में, किस प्रकार की, चाहे कश्मीर में या उसके बाहर, ये भी उससे खास जाहिर नहीं होता, लेकिन जनरलाइज अलर्ट तो था वहां पे, और हमको अंदेशा था कि कुछ इस प्रकार की कार्रवाई इलेक्शंस के दौरान होगी, खासकर क्योंकि जो हमारे फर्स्ट और सेकंड फेज थे पोलिंग के, उसमें 72% आपका वोटर का टर्नआउट रहा है। सो देखिए, बात ऐसी है कि अगर एक आपके नहीं, पर जनरल बख्शी जो इंफॉर्मेशन कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा फोन तो कॉल्स करेगा ही। सुसाइड जनरल बख्शी 300 से ज्यादा फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया गया। इन कॉल्स में स्पेसिफिक जानकारी थी, सीमा पार से अलगाववादियों से बात हो रही थी, और वो भी 300 से ज्यादा कॉल्स में, जिनमें से एक आवाज लगता ऐसा है कि हाफिज सईद की थी। इतनी सारी अगर जानकारी उपलब्ध थी, उसके बाद भी क्या ये कहा जाए कि इंटेलिजेंस कम थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं JNK में कोई 8 साल लगातार नौकरी की है। महीने में हमको हजारों कॉल्स इंटरसेप्ट होती हैं, हजारों, सिर्फ 200-300 नहीं, हजारों कॉल्स इंटरसेप्ट होती हैं। आप कंटेंट वाइज उसको यहाँ पे सेग्रीगेट करके कह रहे हैं कि ये कॉल्स, और आपने ये भी कहा कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस की थी जी। तो इसका मतलब कि मिलिट्री को तो पक्का ये जो खबर है वो होगी। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि देखिए, इस प्रकार की इंटेलिजेंस जनरलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है। कहां स्पेसिफिक वार होगा, कितने बजे, किस दिन, कहां पे, ये इससे जाहिर नहीं होता। इससे केवल एक जनरलाइज्ड अलर्ट मिलता है। इस प्रकार के अलर्ट्स हमको आते रहते हैं और लोग इस पे कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर रात के 3 बजे एक जो सुसाइड स्क्वाड आपके ऊपर हमला करे तो वो गेट थ्रू तो हो जाएगा, उसके बाद आप उसको मार देंगे, आप जो है वो अलग बात है। लेकिन एक सुसाइड ग्रुप को रोक पाना या उसको अंदर आने से रोक पाना, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आमादा है कि वो तो मरने ही आया है।
तो आप केवल उसके मरने की प्रक्रिया को तेज और जल्दी कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि 3 बजे से 11 बजे, 3 बजे ये 6 आदमियों ने हमला शुरू किया उस कैंप पे और 11 बजे तक सबका सफाया हो चुका था। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत दुख की बात है कि हमारे कोई 7 जवान इसके अंदर गए, क्योंकि और जो 7 थे उनमें से 4 तो वो जो की बैरक में आग लग गई उसकी वजह से वो लोग जल के खत्म हुए, ना कि इतनी टेररिस्ट कार्रवाई न कि उन्होंने उस बैरक में आग कोई लगा शक दी। नहीं कि जो जमीन पर वहां पर गोलियों से। ऑफिसर्स थे, जवान थे, उन्होंने डटकर मुकाबला किया और समय रहते एक बहुत बड़ा हादसा टाला, क्योंकि वहां पर जिस तरह की एम्यूनेशन थी उससे बहुत बड़ा हमला वहां पर यह बन सकता था। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि इंटेलिजेंस फेलियर यहां पर है? नहीं, ये बात तो आप बता रहे हैं। मैं यही आपसे भी जानना चाह रहा था कि कैसे आप, किस आधार पे, किस सूचना पे आप ये कह रहे हैं, क्योंकि 26/11 के बाद, बम्बई अटैक के बाद हमारा एक जब NIA बना था तो उसमें ये सारे चीज शेयर करने का एक एक्ट भी लाया गया था और वो एक व्यवस्था है और आर्मी से लगाया सारे लोगों का एक दूसरे से संपर्क है उसमें। और जो सूचनाएं मिलती हैं वो इतनी पर्टिकुलर थोड़ी ना होती कि कोई फला ट्रेन से फला फ्लाइट से आ रहा है। जनरल बख्शी ने सही कहा कि हाँ, एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये होने वाला है, लेकिन किस साइड में कितने बजे कितने लोग होंगे इसकी इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स कोई फोन पे नहीं बात करता होगा। और अगर ये हो जाता होगा तो निश्चित रूप से फोर्सेज उस पर कार्रवाई करती होंगी। तो ये कह देना कि सूचना मिलने के बाद हमारी फोर्सेज उस पर अमल न कर पाती होंगे, ऐसा यकीन नहीं किया सकता है। वो 24 घंटे, चूंकि बहुत ही सेंसिटिव, हाई सेंसिटिव इलाके हैं, वो अलर्ट रहते हैं और एक एक इंच पे अलर्ट रहते हैं। उनके कारण ही फिर भी जो सुसाइडल आते हैं वो कुछ किसी न किसी कारण से कभी कभी कामयाबी उनको मिल जाती है। वो तो लगातार घुसपैठ की कोशिश करते हैं, साल में कुछ उनको सफलता मिल जाती है, ये बात अलग है। हाँ, ये जरूर आप मान सकते हैं कि आजकल जब से कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, कुछ बाहर के लोग ज्यादा बौखलाए हुए हैं और हम उसी हिसाब से हमारी जो आर्मी है, जो हमारे जवान हैं, वो भी अलर्ट हैं। कोई आपका इशारा पाकिस्तान अगर की हो ओर है और इस वक्त पाकिस्तान के राजनयिक और पाकिस्तान सरकार के पूर्व सलाहकार मुशर्रफ जैदी हमारे साथ हैं। मुशर्रफ साहब, भारत में लगातार ये बात कही जा रही थी और ये डर व्यक्त किया जा रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी के एक स्पेसिफिक हिस्से के अंदर और साथ ही साथ ISI के भी अंदर इस बात को लेकर बहुत अनरेस्ट होगा कि जिस तरह से डेमोक्रेसी की जीत हुई है इस बार, कश्मीरियों ने निकलकर जिस तरह से वोटिंग की है, उससे ISI के अंदर कुछ लोग खुश नहीं है और उसी का नतीजा है भारत के अंदर ये टेररिस्ट अटैक्स। अच्छा, तो इसका आपने ये बात कर दी, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप इसको सही मानते हैं कि ISI और आर्मी का एक हिस्सा अभी भी ऐसा है और वो एक डोमिनेंट हिस्सा है जो भारत को, कश्मीर को डिस्टेबलाइज रखना चाहता है और बहुत अनकंफर्टेबल है कि डेमोक्रेसी कश्मीर में जीत रही है? तो आपकी स्टेटमेंट में बहुत सारे असम्पशंस हैं। सबसे पहले ये है कि मैं किस तरह से ये तयन कर सकता हूं कि ISI और फौज में कौन सा हिस्सा क्या सोच रहा है। जो इतनी एक्सपर्टीज मेरी तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह हिंदुस्तान में तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ी अच्छी तरह हमारी फौज को, ISI को और उसके हर हिस्से को समझते हैं। तो वो वाला एनालिसिस तो मैं आप ही पे छोड़ देता हूँ, वो उसमें आप ही की ग्लोबल एक्सपर्टीज है। जहां तक रही बात कि डेमोक्रेसी जीत रही है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कश्मीर जो है वो कश्मीरियों की खुशी के बजाय उनकी दुख के बेसिस पे ऑक्यूपाई हुआ है। वहाँ पे ये पहला अटैक या पहला इंसिडेंट नहीं है। इस तरह पिछले 70 साल हो गए, कभी फ्लेयर अप होता है और ज्यादा होता है, कभी कम होता है। और हिंदुस्तान में ये बहुत पुरानी आदत है कि सारा का सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान कश्मीर में जो जेन्युइन मसला है उसको हल करने की मूड में नहीं है। जैदी साहब, मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारी बातों का एक साथ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आता हूं मैं, क्या आपको इसमें थोड़ा भी शक है कि इस बार 2 फेज के अंदर कश्मीर में जो जबरदस्त वोटिंग हुई है, चाहे वो जम्मू में हुई हो चाहे वो घाटी में हुई हो, वो एक बड़ा अफर्मेशन है जमहूरियत का, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का? नहीं, वो मैं बिल्कुल नहीं इससे एग्री करता।
मैं ये समझता हूं कि अगर बड़े नंबर्स में वोट दिया है कश्मीरियों ने, अगर ये बात सच है तो इसका प्रूफ है कि कश्मीरी चाहते हैं कि वो अपनी खुद इरादियत कर सकें, कि अपनी जिंदगी वो उस तरह जी सके जिस तरह वो चाहते हैं, और उसमें वो लोगों को वोट दे रहे हैं। तो ये भारतीय जमहूरियत का की जीत या किसी तरह से पाकिस्तान की हार, ये बिल्कुल गलत इससे नहीं, हम इसको पाकिस्तान की हार से नहीं जोड़ रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से भारत के अंदर एक रोबस्ट डेमोक्रेसी है, या मैं जरूर कहूंगा जो कि पाकिस्तान में पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया की डेमोक्रेसी को पूरी तरह से अफर्म कर रहे हैं कश्मीरी, और चेंज चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। जितना टर्नआउट हमारे आकाश से मैं कुछ कहना चाह रहा में हुआ। अखिलेश जी आपके पास भी आता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सिर्फ ये कि अच्छा टर्नआउट है, उससे ये जरूर साबित होता है कि लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी के बारे में फैसले खुद कर सके, लेकिन उससे ये साबित मैं नहीं समझता होता है कि वो हिंदुस्तान की जमहूरी सिस्टम को या हिंदुस्तान से मुंसलिक होने का ये एफर्मेशन है। ये सिर्फ वो एफर्मेशन है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करना चाहते हैं, और अगर ये हुआ है तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। बल्कि मैं इसको मैं कोई भी माकूल आदमी इसको वेलकम करेगा कि किसी भी इलाके के लोग, जो भी उस इलाके की स्टेटस हो, लेकिन अगर वो लोग चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करें और वो बाहर निकल के उसके बारे में। सुधांशु त्रिवेदी साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ है। सुधांशु जी, मुशर्रफ जैदी साहब इसको देखना चाह रहे हैं कि जो हक है ये आपके अपने लोगों का, आवाम को नहीं है। आप लोग में वहां पे आपकी फौज की जागीरदारी चलती है। सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट का जो हाल है वो तो जग जाहिर है साहब। आपको पहले देखिए, मुशर्रफ जैदी साहब ने जो कहा कि वो यहाँ पे गलतियां निकालने के पहले। सुधांशु जी आप बोले। हाँ, मुशर्रफ जैदी साहब ने जो कहा कि वो नहीं बता सकते कि पाकिस्तान की फौज क्या सोच रही है, आईएसआई क्या सोच रही है, बाहर वालों को ज्यादा बेहतर पता रखता। मैं भी उनकी राय से इत्तेफाक रखता हूं। यहां तो बजाफ्ता देखें तो पाकिस्तान की आर्मी को ही पता नहीं रहता है कि हैदराबाद में उनके कैंटोनमेंट के बगल में ओसामा बिन लादेन था, ना उसको रहने का पता था, ना वो आके खत्म भी कर दिया गया, तब तक भी उनको पता नहीं लगा। तो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के जो डिफरेंट सेक्शन ऑर्गन्स हैं, उनमें खुद किसी को कुछ नहीं पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। अब अगर हम आज की इस हालत पे देखें तो याद करिए, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पिछले करीब 1 महीने में 3-4 बार ये बात कही है कि पाकिस्तान जो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करता है तो क्या आईएसआई नॉन स्टेट एक्टर है। अब जो 2 दिन पहले लाहौर में जिस ढंग से हाफिज सईद का जलवाए जलाल दिखाई पड़ा पाकिस्तान के सपोर्ट से कि JUD-1 और JUD-2 नाम से स्पेशल ट्रेन चलाई गई, उसके बाद क्या इस बात का शक रह जाता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है? क्या वो ट्रेन जो थे नॉन स्टेट एक्टर्स चला रहे थे? अब तीसरी बात, हम इंटेलिजेंस फेलोर की बात कहें अगर, तो इंटेलिजेंस के 2 डायमेंशन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और एक ह्यूमन इंटेलिजेंस। इलेक्ट्रॉनिक के बारे में तो सरकार कंट्रोल कर सकती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो एक एस्टैब्लिश सिस्टम था वो पिछले 20 वर्षों में वहां की लगातार राज्य सरकारों में जैसा ध्वस्त हुआ और पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार में भी, उससे हमारा वो एक इनपुट बहुत कमजोर हो गया। इसलिए जनरल बख्शी ने जो बात कही थी कि भाई ऐसा कोई इतने स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं आते, जब हो जाती घटना तो हम उसके लिए बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहां पे एक कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते थे कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट हटा देना चाहिए, उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए। जो लोग ये कहते थे कि आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स हैं, 0 टॉलरेंस टू ह्यूमन राइट, हमारे फौजियों के ह्यूमन राइट्स नहीं है, उनको छुप के मार दिया जाएगा, कुछ नहीं। इसलिए ये भारत के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के सभी राजनीतिक दलों के लिए एक कंसेंसस बनाने का दौर है कि जहां लोकतंत्र उभर कर सामने आ रहा है, उसको रोकने वाली शक्तियों के लिए दृढ़ता के साथ, कठोरता के साथ निपटने की आवश्यकता है। अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अखिलेश जी, मुझे 2-3 बातों पे अपनी बात रखनी है और उस पर घोर आपत्ति भी है। पहली बात कि हमारे जो पाकिस्तान के काउंटर पार्ट ने कहा कि ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कश्मीर ले रखा है, हिंदुस्तान ने नहीं। हिंदुस्तान का वो अंग है, हमारे अभिन्न अंग को आपने कुछ हिस्से पे कब्जा कर रखा है। कृपया ऐसी हिमाकत न किया करें आप लोग। दूसरी बात एक बार सुन लें, पूरी बात सुने। दूसरी बात, पाकिस्तान से हमें किसी प्रकार के सर्टिफिकेट मांगने की आवश्यकता नहीं। आकाश सोनी जी,
कि वो क्या सोचते हैं। हमारा कश्मीर में लोकतंत्र बहुत पहले से मजबूत है, आज भी मजबूत है और रहेगा। हमारे कश्मीर के लोकतंत्र पे सर्टिफिकेट पाकिस्तान से नहीं चाहिए, बस पाकिस्तान बिल्कुल, से बिल्कुल, ये चाहिए। मैं कि दो कब क्विक तक ये कमेंट्स देना चाहता गुस्ताखी हूं। करोगे आप? कब तक गुस्ताखी करोगे? ये वो हिंदुस्तान है कि इतिहास नहीं, भूगोल भी बदला है पाकिस्तान का। ब्रीफली आपसे एक चीज पूछना ये चाहता हूं। हिंदुस्तान नहीं, भूगोल भी बदला है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान एक में। महत्वपूर्ण बात पूछना चाह रहा हूं जैदी साहब आपसे सीधी, और वो ये कि जिस वक्त भारत ने प्रेशर बढ़ाया तो पाकिस्तान किसको सामने लेकर आया? हाफिज सईद को। इस तरह के आदमी को आप सामने लाते हैं जो जब भी आपके ऊपर प्रेशर बने तो आपकी तरफ से कोई दूसरी डिप्लोमेटिक, हमने कहा कि पहल की जाए, वो तो नहीं की। जो किया गया वो ये कि हाफिज सईद जैसे जहर फैलाने वाले को सामने ले आया आप। आकाश जी, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के तरक्की की फिक्र करता है, पाकिस्तान के अच्छे की फिक्र करता है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान जैदी साहब को जवाब दे दें। जी, आप आखिरकार सामने मिलाए तो हाफिज सईद जैसे आदमी को। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपके ऊपर प्रेशर बनता है तो उसके बाद आपकी तरफ से कोई डिप्लोमेटिक पहल बनने की बजाय एक आदमी जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड रह चुका है उसको आप सामने लेकर आते, पूरा स्टेट सपोर्ट देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आखिरी 30 सेकंड आपके पास, क्योंकि शायद ये जो अभी बातचीत हुई यही कारण है कि भारत ने शायद फैसला ले लिया है कि विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो अगर जरूरत पड़ी तो सबके साथ आगे बढ़ेंगे, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर भी। देखिए, हमारी सरकार का स्टैंड आने के साथ बिल्कुल स्पष्ट था। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बातचीत के लिए एक कदम बढ़ाया जब उनको बुलाया था। उसके बाद जैसे हुर्रियत नेताओं से बात की, हमने वार्ता खत्म की, कड़ा स्टैंड लिया, और उसके बाद आज जो जम्मू कश्मीर में जबरदस्त तरीके से मतदान हो रहा है, यह दर्शा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र में पूरी तरीके से आस्था रखती है और वो सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए आना चाह रही है। और कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्थन बढ़ रहा था उसने उन अलगाववादी ताकतों में एक बौखलाहट पैदा की और उस कारण से उन्होंने इस प्रकार की हरकत को अंजाम देने। अखिलेश जी, लास्ट सेंटेंस जल्दी से, क्योंकि बाबा समय खत्म हो रहा है। हाँ, देखिए, मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता था, लेकिन सुधांशु जी ने एक बात कह दी इसके पहले में कि पिछले 10 वर्षों से ह्यूमन इनपुट को ध्वस्त कर दिया था यूपीए सरकार ने। राष्ट्रीय सुरक्षा पे भी राजनीति न करें। ठीक है, मैं चाहता था कि ये 1 घंटे का डिस्कशन हो, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है। लेकिन आज देश का मूड ये भी समझिए। हमारे सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए जरा देश के मूड को समझते चलिए। हमने सवाल किया था, क्या पाकिस्तान से निपटने के लिए सेना को फ्री हैंड दे देना चाहिए, खुली छूट देना चाहिए? इसके जवाब में हमें हजारों की तादाद में एसएमएस आ गए हैं और इनमें 96% लोगों ने हां में जवाब भेजा है। सिर्फ 1% लोगों ने ना में इसका जवाब दिया है। 3% लोगों ने साफ साफ राय व्यक्त नहीं की।